वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल मीडियम के जरिए 5वीं बिम्स्टेक सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। श्रीलंका की मेजबानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर कोविड वबा और बैनुल-अक़वामी निज़ाम से मुतालिक चैलेंजों पर हो सकता है तबादला ख्याल। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज एम्पावरिंग इंडिया एट 75 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इंडस्ट्री ट्रेड एंड इनोवेशन के 38वें सालाना इजलास से करेंगे खिताब। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की नुमाया हुसूलियाबियों के एतराफ में मुनक़िद किया जाता है ये इजलास। राज्यसभा में बहस के बाद मालियाती और तखसीस से बिल पर बहस के बाद लोकसभा में इसे वापस किए जाने के साथ ही पार्लियामान में बजट की कार्रवाई खत्म पजीर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान, मईशत पर दबाव के बावजूद मोदी हुकूमत ने टैक्स की शरह में नहीं किया कोई इजाफा। मैक्सिको के वजीर खारजा मार्सिलो एब्राड के साबोन की भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली आमद। वजीर खारजा की हैसियत से ये उनका है पहला भारत दौरा। के साबोन वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा ताल्लुकात का लेंगे जायजा। तमाम बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी करेंगे तबादला ख्याल। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा खत्म करने के लिए अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज भी रहेगा जारी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और शुमाली शहर चर्नीहाइव के इर्द गिर्द फौजी सरगर्मियों को कम करने का वादा। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आज होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज एम्पावरिंग इंडिया एट 75 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू इंडस्ट्री ट्रेड एंड इनोवेशन के 38वें सालाना इजलास से खिताब करेंगे। भारत को मजबूत, खुदकफील और खुशहाल भारत में तब्दील करने में खवातीन मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की नुमाया हुसूलियाबियों के एतराफ में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड्स भी कायम किए गए हैं। और पार्लियामेंट के बजट इजलास में आज राज्यसभा में दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त कबाइल ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 पर बहस जारी रहेगी। बिल की मंजूरी के साथ ही झारखंड की भक्ता बिरादरी दर्जे फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा वजारत मेहनत व रोजगार के कामकाज पर भी ऐवान में बहस की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज तरमीमी बिल 2021 पर कल शुरू हुई बहस आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में बल्दियाती इदारों के इंतजाम से मुतालिक एक बिल को भी ऐवान में बहस के लिए फहरिस्त बंद किया गया है। पार्लियामेंट ने माली बिल 2022 और अप्रोप्रिएशन से यानी कि इख्तिसासी बिल 2022 को मंजूरी दे दी है और राज्यसभा ने तफसीली बहस के बाद इन्हें वापस लोकसभा भेज दिया है। इसके साथ ही पार्लियामेंट ने साल 2022-23 के बजट की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत बदस्तूर सबसे ऊपर के 5 FDI हासिल करने वाले ममालिक में शामिल है। सीतारमण ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों ने इस हुकूमत की फैसला कुन सलाहियत पर भरोसा किया है। वजीर खजाना ने कहा कि माली बिल ऐसे वक्त में पेश किया गया है कि जब वबा से बाहर निकलने का अमल अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जंग की सूरत हाल का असर भारत पर भी पड़ा है क्योंकि इसने बहुत सी सप्लाई चेन को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने अंदाजों के मुताबिक पायदार इक़्तिसादी इस्लाहात को जारी रखना चाहती है।
आसाम और मेघालय ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के वजीर आला कोरनाड संगमा ने नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बैन रियासती सरहदी मसाइल को हल करने के लिए इस मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के बाद आसाम और मेघालय के दरमियान तकरीबन 884 किलोमीटर तवील सरहद पर 12 से 6 में सरहदी तनाज़ात हल हो चुके हैं। ये ज़मीनी तनाज़ा साल 1972 में शुरू हुआ था, जब मेघालय को आसाम से अलग करके एक नई रियासत तश्कील दी गई थी। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आज का दिन तनाज़ात से पाक शुमाल मशरिक़ के लिए तारीख़ी दिन है। उन्होंने कहा है कि जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत आज़मी की जिम्मेदारी संभाली है, तब से शुमाल मशरिक़ के अमन के अमल, तरक्की व खुशहाली और सकाफ़ती विरसे के फ़रोग़ के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। अमित शाह ने कहा कि शुमाल मशरिक में अमन, तरक्की और सकाफती विरसे को संभालने के नुक्ता नज़र से सरकार की तरजीह के बारे में बात की जाती है। उन्होंने कहा कि इस नुक्ता नज़र से ये मुआहदा एक बड़ा संग मील हासिल करने में कामयाब रहा है। नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। आज मुझे आनंद है कि 19 से 22 का ये सफर इस दिशा में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने में सफल रहा है। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने की तरफ पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए अगले 6-7 माह में दीगर मसाइल पर भी हल कर लिए जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाने का बाद हम लोग तुरंत सेकेंड फेज का काम शुरू करेगा और अगले 6-7 महीना में सेकेंड फेज, मतलब जो बाकी से डिस्प्यूटेड साइड रह गया, उनका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेगा। मेघालय के वज़ीर आला ने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुवाहाटी में शुमाल मशरिक के तमाम वज़राए आला को सरहदी तनाज़े को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि इन्हीं हिदायत की बुनियाद पर यह काम शुरू किया गया था, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। संगमा ने बताया कि इसे आगे लेकर तनाज़े के बाकी मानंद मसाइल को भी जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। गुवाहाटी में एक नीडा का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में सर आपने एक डायरेक्शन दिया सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, कि इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर, उसी आदेश के बेसिस पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज पहला फेज जो है हम लोग ने पूरा किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रीनावाड़ी में आज सुबह सलामती दस्तों के साथ हुए एक तसादुम में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि दोनों दहशतगर्द कई वाक़यात में मुलव्विस थे।
मैक्सिको के वजीर खारजा मार्केलो एम्ब्राड कैसाबोन भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वजीर खारजा की हैसियत से ये उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मैक्सिको के वजीर खारजा दोतरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। कैसाबोन का मुंबई के दौरे का भी प्रोग्राम है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी शराकत दारी मजीद मजबूत होगी। मैक्सिको इस वक्त लातीनी अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और 2021-22 की मुद्दत के लिए भारत के साथ वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रुकन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 5वीं बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है और इसकी मेज़बानी बिम्स्टेक के मौजूदा सदर श्रीलंका के जरिए की जाएगी। कोविड की वबा से मुतालिक चैलेंजों और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर मौजूद गैर यकीनी सूरत हाल जिनका बिम्स्टेक मेंबरान को सामना है पर कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बिम्स्टेक तंजीम के रहनुमा तंजीम के बुनियादी इदारा जाती ढांचे के क़याम और निज़ाम के बारे में भी तबादला ख्याल कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। कोविड के खिलाफ मुल्क की टीकाकारी मुहिम के 438वें दिन की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 183 करोड़ 79 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 1 करोड़ 49 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यकम अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा 2022 प्रोग्राम के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के असातिज़ा के साथ हज़ारों तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तलबा के इंतखाब के लिए 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन के लिए ऑनलाइन मुसाबक़े का इनेकाद किया गया। ये मुसाबका 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए मुनक़िद किया गया। क़बायली उमूर की वजारत ने अपने एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के तलबा की पुरजोश शिरकत की हौसला अफजाई की। ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे से टेलीविज़न चैनलों और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। असातीरी दौर से लेकर जदीद दौर तक मुख्तलिफ अदवार में ख़वातीन पर मबनी 39 तंजीमों पर मुश्तमिल एक मजमुआ हर स्टोरी का कल नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इजरा किया गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर नेहा बंसल ने अपनी पहली किताब के जरिए मुख्तलिफ अदवार में ख़वातीन की अनकही कहानियों को नज़मों के जरिए बयान किया। किताब की रुनुमाई के प्रोग्राम में नामवर मुसन्निफीन प्रतिमा सतपति और सिकृति पाल कुमार और सुमन केशरी भी मौजूद थीं। दुनिया के मशहूर IHGF दिल्ली मेले का 53वां एडिशन आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए टेक्सटाइल दर्शना जरदोश मेले का इफ्तिताह करेंगी। 3 अप्रैल तक जारी रहने वाला ये मेला बैरून ममालिक खरीदारों, खरीद और सोर्सिंग के पेशावर अफराद के साथ साथ बड़े घरेलू खुर्दा खरीदारों के लिए भी खुला है। 90 से ज़ायद ममालिक के बैरूनी खरीदारों ने पहले से ही मेले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ये मेला दुनिया भर के खरीदारों की सोर्सिंग ज़रूरियात के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये मेला भारतीय दस्तकारी की शमूलियत के लिए एक ऐसा बाज़ार है जहां बरामद कुनिंदगान के लिए बेहतरीन कारोबार की खातिर बड़े इम्कानात मौजूद हैं। मेले में भारत और बैरून मुल्क के माहिरीन के साथ साथ नॉलेज सेमिनार का भी एहतमाम किया जाएगा।
मरकजी हुकूमत ने मुफ्त जुमरा के तहत अरहर और उड़द की दरामद को मजीद 1 साल के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। घरेलू दस्तियाबी में इजाफा और सारिफिन के लिए दालों की सस्ती कीमतों को यकीनी बनाने की खातिर इन दालों की दरामद को हमवार तरीके से करने का फैसला किया गया है। इस फैसले ने आने वाले माली साल में अरहर और उड़द की दरामद पॉलिसी के बारे में तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया है। ये फैसला एक मुस्तहकम पॉलिसी निज़ाम का भी इशारा देता है जिससे तमाम मुतालिकीन को फ़ायदा पहुँचेगा। ये इक़दाम घरेलू दस्तियाबी को बढ़ाने के लिए इन दालों की बगैर किसी रुकावट के दरामद को यकीनी बनाएगा। उम्मीद की जाती है कि इन इक़दामात से दालों की मुनासिब दस्तियाबी होगी और सारिफिन को ये दालें मुनासिब कीमत पर मिलेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हरियाणा के दही इलाकों में एक बड़ी तब्दीली लाई है। इस मंसूबे ने खवातीन को घर देकर मुआशरे में उनके वक़ार को बुलंद करने का काम किया है। पेश है हरियाणा के भिवानी जिले के नांगल गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हरियाणा में भी गरीब खानदानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। अब उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। कभी टपकते हुए छप्पर की छत के नीचे अपने खानदान के साथ गुजर बसर करने पर मजबूर ये लोग आज अपने पुख्ता घरों में रह रहे हैं। हरियाणा में भिवानी जिले के गांव नांगल की रहने वाली ईला देवी के पास कुछ अरसा पहले तक अपना घर नहीं था। अपना कोई ठिकाना न होने की वजह से उन्हें मुआशरे में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने ईला देवी की समाज में खोई हुई खुद एतमादी को बहाल करने में मदद की है। हमें जी उसमारा कर दे जी ओटप क्या करता पहले छोटा कमरा में यो जी सरकार ने करवा दिया तो कमरा बन गया ठीक ठाक रहने लगे जी सूत्र डाल रहा वहाँ जी पक्की छत लगा ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हरियाणा के गांव नांगल की ईला देवी को अपना घर दिया जिससे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई। नांगल गांव की ईला देवी वाहिद खातून नहीं है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनका खोया हुआ एतमाद वापस लौटाया है, बल्कि इस मंसूबे से बाला देवी, सुशीला, संदीप और देवेंद्र जैसे बहुत से अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। पहले कच्ची थी, ये गाँव में बहुत बढ़िया मकान बना लिया जी रहने के लिए। और हम पहले न्यू सोचा करते जी हमारा भी कभी पक्का बनेगा रहने के लिए और साफ सुथरी जगह बना लीजिए रहने के लिए। आवास योजना है सर हमारे मेरा जो मकान था सर बिल्कुल मतलब कड़ी का मकान था सर, बिल्कुल पानी टपकता रहता था मेरे घर पे। तो वहाँ पे जैसे योजना आई थी कि सर आवास योजना है कि सरकार हमें 2.5 लाख रुपये देगी 3 किस्तों में सर। तो फिर वो क्या हुआ कि तो मेरा माइंड भी काम करने लग गया सर, कुछ पैसे मेरे पास थे तो जो किस्त थी 2.5 लाख रुपये और दो कुछ पैसे मेरे पास थे तो मैं सोचा कि अच्छा मकान बना लूँगा। तो उससे सर मेरे 3 किस्तों में पेमेंट आ चुकी है मेरी और मेरा अच्छा मकान बना लिया सर। अब फिलहाल मैंने 3 किस्तों में आई थी। 2.5 लाख रुपये सरकार दे देती है तो उससे अच्छा घर बन जाता है और उसी का हमने प्रयोग किया। हम कुछ हमारे पास थे और कुछ सरकार ने 2.5 लाख दिए तो 4-5 लाख रुपए हो गए। उससे हमने एक अच्छा जो हम सपनों में सोचते हैं उस घर का निर्माण हमने अच्छे से किया। इस मंसूबे को 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया था। इसके तहत घरों की तामीर के लिए घरों से महरूम कुंबों को 2.5 लाख रुपए तक की इमदाद दी जाती है। उन लोगों को जिनके पास अपना घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुकूमत की तरफ से 3 मरहलों में मकान बनाने के लिए माली इमदाद दी जाती है। बुनियाद बनने तक 1 लाख रुपए, छत डालने तक दूसरे मरहले में फिर 1 लाख रुपए और मकान की तकमील पर तीसरे मरहले में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा मकान की तौसी के लिए भी बिलतरतीब 60,000 और 30,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो यूक्रेन रूस के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के मकसद से जारी दूसरे दौर के अमन मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। इससे पहले मंगल को दोनों ग्रुपों के दरमियान जंगबंदी के इम्कानात की तलाश के लिए कई घंटों तक बातचीत हुई। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन की राजधानी के आसपास अपनी फौजी कार्रवाई जल्द ही धीमी करेगा।
रूस ने कहा है कि आपसी भरोसे को मजबूत करने और समझौते तक पहुंचने की सिमत में बढ़ने के लिए कीव और चर्नीहाइव की सिमत फौजी ऑपरेशन को तेजी से सुस्त करने का फैसला किया गया है। हालांकि यूक्रेन ने वाज़ेह किया है कि किसी आखिरी समझौते पर पहुंचने के लिए मुकम्मल अमन कायम करना जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस की जानिब से यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई को सुस्त करने के वादे पर शुकूक का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये देखना बाकी है कि आया रूस यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई को सुस्त करने के लिए कोई कार्रवाई करता है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि वाशिंगटन और इसके इत्तेहादी रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों और यूक्रेन को आमद फराहम करते रहने का सिलसिला जारी रखेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन की कोशिशों के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा जारी है। यूक्रेन के फौजियों ने कीव में एक गांव का मुआयना किया जहां टूटी हुई इमारतें और तबाहशुदा गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही यूक्रेन ने कीव को रूस से आज़ाद करा लिया है। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के आम शहरियों की हमसाया ममालिक की तरफ बड़े पैमाने पर नकल मकानी भी जारी है। और खेल की खबरों में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। मंगल को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से शिकस्त दी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। कप्तान संजीव सैमसन ने तूफानी इनिंग्स खेलते हुए 27 गेंदों पर 55 रन बनाए। जीत के लिए 211 रन का ताक़ुब करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद का आगाज बहुत खराब रहा। हैदराबाद मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 149 रन ही बना पाया और इस तरह से 61 रन से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आईपीएल 2022 का छठा मैच आज रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाएगा। आरसीबी को अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब कोलकाता ने अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी थी। इससे कबल चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त देने वाली श्रेयस अय्यर की क़यादत वाली केकेआर पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त मकाम हासिल करना चाहेगी। दूसरी जानिब आरसीबी की टीम रवा सीजन्स में अपना खाता खोलने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने 2023 और 2027 के सीजन के लिए मीडिया हुकूक के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने मंगल को एक प्रेस रिलीज जारी करके ये इत्तला दी है। बीसीसीआई की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने टेंडर के अमल के जरिए आईपीएल 2023 से 2027 के सीजन के मीडिया हुकूक हासिल करने के लिए मारूफ तंजीमों से टेंडर्स तलब किए हैं। टेंडर्स के लिए दरख्वास्त देते वक्त कम से कम 25 लाख रुपए जमा करने होंगे। ये रकम वापस नहीं की जाएगी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि आईपीएल की तारीख में पहली बार बीसीसीआई नए बोली दहंदगान के लिए ई नीलामी का इंतजाम करेगा और ये 12 जून से शुरू होगा। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है आसाम मेघालय के दरमियान 50 साल पुराना सरहदी तनाज़ा हल हो गया है। मुआहदे पर दोनों रियासतों के वज़राए आला के दस्तखत इसमें हो गए हैं। तो ये थी पहली सुर्खी। इसके बाद जो खबर है वो पाकिस्तान से है, आपको बता दें, जहाँ इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। इसके अलावा जो इसमें खबर शाये हुई है वाज़ेह रहे कि इजरायली वज़ीर आज़म कोविड से मुतासिर हो गए हैं। इस वजह से उनका दौरा हिंद यानी दौरा हिंदुस्तान जो है वो मुलतवी फ़िलहाल इस वक्त हो गया है। और यहाँ एक और ख़बर है कि जयशंकर ने बिम्स्टेक में हिस्सा लिया है। दहशतगर्दी समेत कई उमूर पर यहाँ पर
बातचीत हुई है। अफगानिस्तान से भी यहाँ पर एक खबर है जहाँ अफगानिस्तान में गैर मुल्की मीडिया की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान की जानिब से बरतानवी, अमेरिकी और जर्मन मीडिया पर ये पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके ही बैनुल अक़वामी सफ़े की एक सुर्खी है कि तुर्की में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं। 3 घंटे चले मुज़ाकरात में रूस के तेवर थोड़े से नरम पड़े हैं और पुतिन और ज़ेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। और अब नज़र डालते हैं हमारा समाज की खबरों पर। इसी के बैनुल अक़वामी सफ़े की सुर्खियां हैं। चीन में कोरोना की नई लहर इस वक्त देखी जा रही है, जहां शंघाई के एक बड़े हिस्से में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अब शुरू होने वाला है और रमज़ान के महीने के दौरान मक्का मुकर्रमा में 10 अस्पताल और 82 मराकिज़ सेहत तैयार किए गए हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपसे रुखसत होने से कबल आइए आपको छोड़े जाते हैं राजस्थान के यौम तासीस के मौके पर राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों की खूबसूरत झलकियों के साथ। इजाज़त दीजिए, आदाब। A rare and